हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML फॉर WAPT, वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए कितना HTML आना चाहिए और सीखेंगे उस चीज़ को। पर उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ये जितनी HTML मैं इसमें सिखाऊँगा उतनी ही HTML काफ़ी नहीं है, वो बेसिक है जो आपको शुरुआत में जाननी ज़रूरी है। उसके बाद जैसे जैसे आप वनरेबिलिटीज़ को फाइंड करते जाएंगे आपको खुद HTML के बारे में जानना होगा। मैं वीडियो बनाता रहूँगा इस बारे में, बट आपको उन सब के आगे भी बढ़ना पड़ेगा। HTML को SVG टैग्स भी होते हैं, मैं जिनको टैग को नहीं कवर कर रहा हूँ वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, पर वो थोड़े आगे का कंटेंट है। बेसिक कंटेंट जो मैं इसमें बताने वाला हूँ वो है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो आपको बताऊँगा वो है कि क्या क्या टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो कंपलसरी जो सिंटेक्स है बेसिक, वो बॉडी टैग, हेडर टैग, टाइटल टैग, ये सब बताऊँगा। और HTML टैग के बारे में बताऊँगा। और फिर टैग और टैग के काइंड्स क्या क्या होते हैं। और फिर मैं बताऊंगा कि स्टाइल और डिव, इमेज, ये सब जो कॉमन टैग्स होते हैं ये कितने ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। ये आपको तब पता चलेगा जब आप वनरेबिलिटीज़ टेस्ट करोगे, लेकिन ये बहुत बेसिक टैग्स हैं, इनको आना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद स्क्रिप्ट टैग क्या होता है? जावास्क्रिप्ट को लिखने के लिए होता है, बट इसमें सिर्फ हम उसका बताएंगे कि किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। और जावास्क्रिप्ट की मैं अगली वीडियो बनाऊँगा। उसके बाद है फॉर्म और इनपुट, कस्टम टैग और आई फ्रेम। तो ये सब टैग्स थे जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये बेसिक टैग्स थे। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम आ चुके विजुअल स्टूडियो कोड में। मैंने अपना खोल लिया है, क्योंकि आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर का यूज़ कर सकते हैं, जैसे नोटपैड, सबलाइम टेक्स्ट, कोई भी एडिटर आप यूज़ कर सकते हैं वेब एप्लीकेशंस को बनाने के लिए, क्योंकि HTML जो है आज सब में सपोर्टेड होता है। मैं इसकी थोड़ी सी विड्थ बड़ी कर देता हूँ, बस हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मेरे को लिखना होता है वो होता है HTML टैग लगाना पड़ता है। आपको विजुअल स्टूडियो कोड में एक फैसिलिटी मिलती है, ये एमिट एब्रीविएशन की। उस पर क्लिक करते हो तो आपके पास बेसिक बॉयलर प्लेट आ जाती है कि क्या क्या होना चाहिए। तो मैं इसको एक बार डिफाइन कर देता हूँ। ये HTML टैग है हमारा, सबसे पहला जो टैग है, मतलब डॉक टाइप जो है ये HTML है, मतलब HTML हम लिख रहे हैं पूरी को। जो हमारा ब्राउज़र है वो HTML को ऑटोमेटिकली रीड कर लेता है। और ये जो HTML टैग है ये हमारा सबसे बेसिक टैग होता है, जो कि यहाँ से स्टार्ट है। इसके अंदर ही हमारा पूरा कंटेंट रैप हो रखा होता है। उसके बाद आता है हमारा हेडर, मतलब हम हेड की तरफ, हेड टैग जो है उसमें क्या लिखना चाहेंगे, उसमें सारा मेटा डेटा आता है। मेटा डेटा क्या होता है कि आपकी वेबसाइट के बारे में डिटेल्स होती हैं, कि आपका वेबसाइट कौन सा कैरेक्टर सेट कंटेन कर रहा है, उसका HTTP इक्विवेलेंट क्या है, कंटेंट कैसा होने वाला है, व्यू पोर्ट उसका मतलब कि कैसा है, और विड्थ कैसी है, इनिशियल स्केलिंग कैसी है उसकी। और आपका टाइटल टैग होता है, मतलब ये जो है गूगल अकाउंट जैसे लिखा हुआ है, ये जो चीज़ लिखी हुई है ये चीज़ आती है आपकी किसमें, टाइटल टैग के अंदर हम लिखते हैं इस चीज़ को। तो यह देखिए कि यहाँ पे आप इस तरीके से हेडर टैग को डिफाइन कर सकते हैं। हेड टैग है, मतलब हेड टैग को डिफाइन करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारी बॉडी टैग। तो बॉडी टैग क्या होता है? बेसिकली बॉडी टैग के अंदर पूरी हमारी बॉडी का कंटेंट आता है जो हम अपने पेज में शो करना चाहते हैं। इमेज टैग, सारे जो सब टैग्स होते हैं वो इसमें आते हैं, जैसे कि पैराग्राफ टैग, बोल्ड टैग, बोल्ड तो यूज़ नहीं होता आजकल, स्टाइल, स्पैन, डिव, जितने भी टैग्स हैं, आई फ्रेम, SVG, इमेज, जो भी हैं सब बॉडी टैग के अंदर आते हैं। और जो बॉडी टैग है उसके अंदर हम सबसे पहले जो लिखने वाले हैं वो लिखने वाले हैं अपना पैराग्राफ टैग का यूज़ करने वाले। तो पैराग्राफ टैग क्या करता है? आपके कोई भी पैराग्राफ को दिखाता है, ठीक है। पैराग्राफ टैग में चाहे आप कुछ भी लिखना चाहें उसको हम पैराग्राफ टैग में लिख सकते हैं, लेकिन जो इसका सिंपल मेथड होता है किसी भी चीज़ को, एलिमेंट को डिफाइन करने का, वो होता है डिव टैग का यूज़ करना, जो मैं भी बताऊँगा। तो पैराग्राफ टैग के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए मैंने हेलो लिख दिया और फिर मैं इसको रन कर लेता हूँ अपनी लाइव सर्वर पे। रन हो गया ये। तो ये खुल चुका है हमारा, और यहाँ पे देखिए आप हेलो लिख चुका है। ये हेलो को अगर आप इंस्पेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका पूरा HTML कंटेंट नीचे की तरफ शो हो जाएगा। और ये हमारा पूरा टैग था। ये जो स्क्रिप्ट थी ये US कोड ने डाली है या अपन ने नहीं डाली है। ये है हेलो टैग, मतलब जो हमने पैराग्राफ टैग बनाया उसके अंदर जो चीज़ लिखी है वो। और ये है हमारा हेड टैग, जिसमें हमारा मेटा डेटा, टाइटल, स्क्रिप्ट जो भी है हम विजुअल स्टूडियो कोड ने ये डाल दिया क्योंकि लाइव सर्वर के साथ चल रहा है इसलिए। और फिर हमारा बॉडी टैग के अंदर सारा टैग आया है। अब मैं बात करूँ तो अगला बताऊँगा वो है डिव टैग। तो डिव टैग क्या करता है? डिव टैग आपका पूरा एक एलिमेंट को स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ आता है, मतलब आपका एक डिवीजन क्रिएट कर देता है आपके वेबसाइट के अंदर। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे गूगल के अंदर मैं जाऊँ तो ये आपका एक पूरा ऊपर का बार है, ये लाइन तक। यहाँ पे आपका एक सर्कल है, यहाँ पे शेयर बटन है, यहाँ प्रेजेंट बटन है, ये पूरा एक बार है। तो इस बार को हम डिव टैग के अंदर लिख देते हैं क्योंकि एक डिवीजन क्रिएट हो गया इस वाले एरिया में। जो इस डिव टैग ने जो एरिया बनाया है इसके अंदर सिर्फ ये जो बार वाला कंटेंट है यही आएगा,
अगले div टैग के अंदर अगले बार वाला कंटेंट आएगा, फिर अगले में कुछ इस तरह से स्लाइड्स आएंगी, फिर अब बीच में स्लाइड आएगी। ये सब क्या होता है कि div टैग के अंदर हम लिखते हैं। अब ये जो स्लाइड्स div टैग है वो अगर हम किसी पर लगा देते हैं तो उतना वो जो पूरी स्ट्रेट लाइन है यहाँ से यहाँ तक की ये पूरी कवर कर लेता है, और जितना उसको वर्टिकली चीज़ें चाहिए होती हैं वो उतना कवर कर लेता है अपने हिसाब से, लेकिन स्ट्रेट लाइन ये पूरी कवर करता है। इसके बाद इसके सामने कोई एलिमेंट स्ट्रेट लाइन में नहीं आ सकता, इसके नीचे ज़रूर आ सकता है, इसके नीचे ज़रूर आ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इनको नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ पे लग रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं रूलर लग रहा है, यहाँ पे स्लाइड लग रही है, यहाँ पे स्लाइड के सारे जितनी भी स्लाइड्स बनी है वो दिखा रहा है। तो ये होता है एक फ्लैक्स बॉक्स होता है, उसके CSS में होता है उस फ्लैक्स बॉक्स, उसके मदद से होता है ये सब। और इसको बनाने के लिए आपको CSS सीखनी पड़ेगी, पर CSS की हमारी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर हम बात करें div टैग की, तो div टैग इस तरह से काम करता है। अब मैं div टैग के अंदर मान लो लिखता हूँ p टैग, जो कि हमारा क्या रहेगा, इसके अंदर हमारा कंटेंट रहेगा। मान लो मैं हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ, हेलो वर्ल्ड लिख दिया। अब मैंने इसको सेव करा और मैंने चलाया अपनी वेबसाइट पर, तो देखिए यहाँ पे 2 टैग बन गए। तो यहाँ पे देखिए div टैग बन चुका है एक, और हेलो वर्ल्ड का टैग बन चुका है। लेकिन अब मैं इसको CSS में जाके इनलाइन एलिमेंट कर सकता हूँ, लेकिन वो अभी मैं नहीं दिखाऊंगा। अब ये div टैग बन चुका है। अगला मेरा जो टैग है वो है इमेज टैग। इमेज टैग में हमारा क्या है कि इमेज टैग जो होता है वो इमेज शो करने में मदद करता है। आपके पास कोई भी इमेज है किसी भी पाथ पे, वो आप दिखा सकते हैं इमेज टैग की मदद से। जैसे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेरे पास कोई इमेज है, website.png है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ website.png, ठीक है। तो website.png हमें शो कर देगा इमेज टैग, ठीक है। इसके लिए मैं एक डिवीजन सेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, और डिवीजन सेक्शन क्रिएट करने के बाद मेरे को जो है एक पूरा डिवीजन मिल जाएगा इस इमेज को शो करने के लिए। और मैं सेव करता हूँ इसको, तो यहाँ देखिए ये पूरा इमेज को शो कर दिया इसने, हमारे इमेज टैग ने, किसके अंदर एक अलग डिवीजन क्रिएट करके इसने शो कर दिया है। अगला जो हमारा टैग था वो था स्टाइल टैग। अगर हमें कोई भी चीज़ को स्टाइल करना है, जैसे मैं बता रहा था CSS की मदद लेते हैं, तो स्टाइल टैग का हमें ज़्यादा यूज़ नहीं आता है वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग में, बट स्टाइल टैग सीखना कोई एक तरह से एक एक्स्ट्रा थिंग हो जाएगी। स्टाइल टैग के अंदर हम क्या लिखते हैं, सारे जो टैग्स हैं उनके जितने भी हमारे हम चाहते हैं कि कितनी क्या स्टाइलिंग हो इसकी, वो सब लिखते हैं। एक अलग से फ़ाइल बना के भी हम इस चीज़ को लिख सकते हैं। मैं स्टाइल टैग को बताता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे, मान लो अपन को जो ये p टैग है हमारा, इसको कुछ रेड कलर का करना है, तो मैं इसमें लिखूँगा p, और इसमें लिख दूँगा कलर मैं इसमें रख दूँगा रेड, और मेरा रेड कलर यहाँ पे हो गया। देखिए ये मेरे जो जितने भी p टैग थे सब रेड कलर के हो गए। अब इनको अगर मान लो मेरे को सिर्फ इस वाले टैग को रेड कलर का करना है, ऊपर वाले को, तो मैं इसका एक ID दे दूँगा। यहाँ पे ID देने से क्या होएगा कि ये स्पेसिफाई हो जाएगा कि भाई मैं सिर्फ इसी टैग की बात कर रहा हूँ। मान लो इसको मैंने HID दे दी, तो मैं यहाँ पे ID जो हम यूज़ करते हैं वो हम करते हैं हैश के साथ, ठीक है। तो हैश, फिर हम लिखेंगे कि उस एलिमेंट की ID क्या है। तो मेरे एलिमेंट की ID है H, तो मुझे किस एलिमेंट को कवर करना है इस रेड कलर से, वो है HID जिसकी है उसको कवर करना है। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे सिर्फ एक ही हुआ है मेरा एलिमेंट जो मेरा कवर हुआ है, दूसरा नहीं हो पाया। लेकिन अगर मेरे को मान लो दोनों को देना है, लेकिन मेरे को दोनों के बारे में लिखना नहीं है, तो मैं एक क्लास बनाऊँगा, ठीक है। तो क्लास बना दिया, मतलब कि ये दोनों एलिमेंट इस क्लास के हैं, मतलब इस ग्रुप के हैं। एक स्पेसिफिक एलिमेंट पे ये जो कलर है ये वैलिड नहीं हो रहा है, ये इस ग्रुप पे वैलिड हो रहा है। अब इस ग्रुप में कितने भी मेंबर ऐड हो सकते हैं, जिसकी एक क्लास होगी उसमें उतने मेंबर्स में ऐड हो जाएंगे इस ग्रुप में। तो ये क्लास मैंने ऊपर वाले टैग की भी दे दी और नीचे वाले टैग की भी दे दी। अगर मैं नीचे वाले टैग को दूँ वापस क्लास इक्वल टू H लिख दूँ, और फिर मैं यहाँ पे जो है हैश की जगह डॉट लगाऊंगा। क्लास डॉट जो है वो क्लास को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जितने भी एलिमेंट इस क्लास में प्रेजेंट होंगे, H क्लास में प्रेजेंट होंगे, वो सारे रेड कलर के हो जाएंगे, उसमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। तो इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे देखिए ये मेरे पूरे रेड कलर के हो गए हैं। और अगर मैं मान लो इसको एक अलग ID दे देता हूँ, ID क्लास के ऊपर वैलिड होती है, मैं यहाँ पे मान लो W दे देता हूँ ID, और कह देता हूँ कि भाई जो W है वो जो है उसको आपको कलर जो है वो ग्रीन करना है, ठीक है, ग्रीन करना है उस कलर का। तो अब इसमें देखो क्लास से भी बिलोंग कर रहा है एक एलिमेंट ये वाला,
और एक आईडी से भी बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर कौन सी वैलिड है, आईडी वैलिड है या क्लास वैलिड है। तो आईडी जो है वो ज़्यादा प्रेफरेबल होती है क्लास से, प्रेफरेबल आईडी होती है, और जो सबसे लास्ट में प्रेफरेबल होता है वो होता है एलिमेंट का पूरा नाम। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे सेव करा तो यहाँ देखिए ये येलो कलर का हो गया, लेकिन इसकी आईडी जो थी वो डब्ल्यू थी तो इसलिए वो ग्रीन कलर का हुआ, तो मतलब आईडी प्रेफर हुई। तो ये थी हमारे स्टाइल टैग का। अगला जो हमारा टैग है वो है हमारा स्क्रिप्ट टैग। मैंने ये सब के बारे में बता दिया आपको। और स्क्रिप्ट टैग के बारे में मैं बताऊँ तो स्क्रिप्ट टैग जो है वो क्या लगता है जावास्क्रिप्ट लिखने में काम आता है। अगर मेरे को जावास्क्रिप्ट में मान लो कोई भी चीज़ हमें इसमें जावास्क्रिप्ट की ऐड करनी है तो मैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखूँगा उसको पूरी को। उससे क्या होगा कि मेरी जो जावास्क्रिप्ट है वो अलग एक कंटेनर में बन जाएगी। हम जावास्क्रिप्ट को अलग पेज में भी लिख सकते हैं। अगर हमें इसी में ऐड करना हो तो हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर ऐड करते हैं। मान लो अगर मैं इसमें अलर्ट ऐड करना चाहता हूँ। अलर्ट का मतलब जो आप डायलॉग बॉक्सेस देखते होंगे कभी कभी आपके सामने, जब भी कोई वेबसाइट खोलते हो तो उसमें खुल के आ जाते होंगे ब्लैक कलर के डायलॉग बॉक्सेस, वो अभी देखते कैसे आते हैं, वो अलर्ट की मदद से आते हैं। मान लो मैं अपना नाम इसमें लिख देता हूँ और इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए ऐसा डायलॉग बॉक्स खुल के आता होगा जिसमें ये हमने जो अलर्ट के अंदर जो मैसेज लिखा है वो लिख के आया है, और मैं ओके क्लिक करता हूँ तो मेरा कंटेंट दिख जाता है। तो ये चीज़ थी कि इसके अंदर स्क्रिप्ट के अंदर लिखते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर आता है ये सब। जावास्क्रिप्ट की मैं अगली वीडियो बनाऊँगा, उसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट के सारे इवेंट्स को ये सब को देखेंगे। लेकिन ये जो चीज़ थी ये HTML के अंदर हम किस तरह से जावास्क्रिप्ट को ऐड करते हैं। अगला है हमारा जो टैग था वो था फॉर्म और इनपुट टैग। ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट टैग है। फॉर्म और इनपुट टैग बहुत इंपॉर्टेंट टैग है क्योंकि इसी से हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं और इसी से यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, मतलब कि यहीं से हमारा जो पेलोड है वो सर्वर की तरफ ट्रांसफ़र होता है। मतलब इनपुट से ही हमारा पेलोड जो है सर्वर की तरफ ट्रांसफ़र होता है। हम URL में भी एंटर करते हैं, हम बब स्वीट से रिक्वेस्ट में पूरी में एल्टर करते हैं, बट ये जो है इससे हम बेसिक एल्ट्रेशन करते हैं, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग इससे ही करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मान लो एक फॉर्म टैग बनाता हूँ। फॉर्म टैग से क्या होएगा कि मैं एक फॉर्म इनपुट क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे कि आपको कोई भी इनपुट लेना है तो उसके लिए आप इनपुट यहाँ पे लिखते हो। ठीक है, तो इनपुट का आप टाइप डिफाइन करते हो भाई कौन से टाइप का इनपुट होना चाहिए, कि टेक्स्ट होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ और यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, एक इनपुट हो जाएगा। यहाँ पे आप लेबल भी दे सकते हो, लेबल टैग से। तो लेबल टैग से आप लेबल दे देना, कुछ भी दे सकते हो। मान लो फ़ोन नंबर लिख देते हैं, फ़ोन नंबर लिख देते हैं, यहाँ पे आपका लेबल आ जाएगा। तो लेबल पहले ही शायद आई थिंक आई वाज नॉट क्लियर, बट लेवल शायद इनलाइन एलिमेंट होता है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल रूल को फॉलो नहीं करता, हॉरिजॉन्टल में डिवीजन क्रिएट नहीं करता है। तो ये दोनों सेम लाइन में आने चाहिए, या ये दोनों सेम लाइन में आ रहे हैं। इसका तो यहाँ पे आप अपने नंबर लिख सकते हो, कुछ भी। मान लो मैं कुछ भी लिख रहा नंबर लाऊँ तो यहाँ पे लिख सकते हैं। इससे हम आगे पीछे बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ये हमारा इनपुट फील्ड हो जाता है एक। इनपुट फील्ड में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे आपको मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे पूरा कैटेगरी खुल के आ जाएगी। यहाँ पे आप बटन कर सकते हो, चेक बॉक्स कर सकते हो, कलर कर सकते हो। कलर मतलब कि कलर अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे कलर पैलेट आपके पास आ सकता है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आप कलर पैलेट से चूज़ कर सकते हो आपकी कौन सा कलर चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप कोई भी कलर चूज़ कर लो और फिर उससे आप सबमिट बटन दबाओगे तो आपका कलर वहाँ पे चला जाएगा। अगला हमारा जो आ सकता है वो आ सकता है डेट। ठीक है, डेट, टाइम, लोकेशन, ईमेल लिखना है, कोई इमेज देनी है, कोई फ़ाइल देनी है। ठीक है, फाइल इमेज टाइप देना है तो फाइल अपलोड करनी पड़ेगी हमें वहाँ पे। देखिए यहाँ पे देखें, इस स्क्रिप्ट को हटा दूंगा अभी बार। तो ये इमेज जो है मेरे को सबमिट करनी है, तो इमेज यहाँ पे जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा ये सबमिट हो जाएगी इमेज। बट मैंने कोई इमेज अपलोड नहीं करी है यहाँ पे, और अपलोडिंग का फीचर भी नहीं लगाया है, तो इसलिए कोई इमेज अपलोड हो नहीं रही है। यहाँ पे हमारा जो अगला जो इनपुट का आ सकता है, फील्ड काफ़ी सारे आप पढ़ लीजिएगा। विजुअल स्टूडियो कोड क्या होता है कि आपको पहले से ही एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपको ये सारी चीज़ें दिखा देगा। आप हिडन भी दे सकते हो, इमेज, पासवर्ड्स, रेडियो, ये सब आप चीज़ें दे सकते हो, सर्च, इन सब को आप देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ, टेक्स्ट इनपुट हम दे सकते हैं। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा, किसी भी चीज़ को सर्वर तक पहुँचाने के लिए जो बटन होता है जिसे हम कहते हैं सबमिट बटन, उसका टाइप होता है सबमिट। ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। तो यहाँ पे जैसे ही हम क्या करेंगे,
यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, मतलब वैल्यू क्या, बटन के अंदर क्या लिखा आने वाला है। मैं मान लो यहाँ पे लिख देता हूँ सबमिट, तो ये हमारे पास शो करेगा सबमिट बटन को। तो जैसे ही मैं सबमिट बटन में क्लिक करूँगा हमारा जो पेज है वो रीलोड होगा, क्योंकि जो रिक्वेस्ट है हमारी वो कहाँ गई, किसी बैकएंड पे सर्वर के पास गई। अब बैकएंड पे जो टेक्नोलॉजी चल रही होगी वो बैकएंड पे चल रही होगी और वही रिस्पांस क्रिएट करके हम फिर भेज देगी, ठीक है, जैसे हम सबमिट करेंगे तो। और यहाँ पे जो बैकएंड के पास, किस बैकएंड के पास भेजना है हमें, किस पेज के पास भेजना है, उसको हम एक्शन में डिफाइन करते हैं। मान लो मैंने कोई पेज बनाया होता यहाँ पे, जैसे कि BHP में पेज बनाया था, तो मैं मान लो HTML WPT का .php बना देता हूँ, या PHP Node.js, जो भी आप चीज़ जिसमें भी टेक्नोलॉजी में बनाते हो, आप पाइथन में बनाते हो तो पाइथन से आप भेजो। पाइथन के पीछे फ्लास्क फ्रेमवर्क होता है, जेंगो फ्रेमवर्क में आप बैकएंड बना सकते हो, उसमें आप बनाओगे तो आप पाइथन लिखोगे यहाँ पे, जो भी आपका मतलब लोकेशन है उसका वो आप लिखोगे पेज का, तो आपका जो जैसे सबमिट होएगा वैसे ही क्या हो जाएगा, वो पेज किसके पास जाएगा, ये इन्फॉर्मेशन उस पेज के पास जो आपने एक्शन में लिखी है। तो यहाँ देखिए मैंने कोई PHP का पेज बनाया नहीं था, इसलिए मैंने कोई जो भी रिक्वेस्ट मैंने सेंड करी वो PHP के पास पहुँची नहीं, क्योंकि कोई PHP का पेज ही नहीं था। लेकिन जैसे आप बनाओगे तो वो पहुँच जाएगी। अगला है यहाँ पे कि आपको क्या मेथड भेजना है। अब मेथड जो होता है वो HTTP का पार्ट होता है कि भाई मेथड कौन सा भेजना है। मान लो गेट मेथड भेजना है या पोस्ट मेथड भेजना है, तो गेट मेथड क्या करता है कि आपको कोई भी चीज़ रिट्रीव करनी है सर्वर से तो उस फॉर्मेट में भेजता है ये। जैसे कि मैं यहाँ पे पेज को रीलोड करूँ तो यहाँ पे देखिएगा जो क्वेश्चन मार्क लगता है ना, ये गेट मेथड की वजह से लगता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क लग रहा है, लेकिन अगर मैं पोस्ट मेथड लगाता हूँ यहाँ पे, तो पोस्ट मेथड में पैरामीटर्स जो होते हैं वो छुपे हुए होते हैं। पोस्ट मेथड में पैरामीटर जो है URL में नहीं दिखते हैं, वो दिखते हैं आपकी रिक्वेस्ट में। मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे जैसे ही आप करोगे तो यहाँ पे इधर की तरफ जो है, जैसे मान लो अगर मैं इसमें बनाता, इनपुट का नाम डाल देता, यहाँ पे दे देता, नेम डाल देता, नेम डाल देता इनपुट का नेम मान लो मैं फ़ोन डाल देता हूँ, PHO डाल देता हूँ, चलो ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे पोस्ट मेथड लिखूँगा तो PHO नहीं आना चाहिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के बाद, नहीं तो PHO गेट में आता है। देखिए यहाँ पे नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मैं गेट देखूँ और गेट में अगर मैं यहाँ पे जिस चीज़ को भी फ़ोन नंबर को लिख के यहाँ पे भेजूँ तो देखिए फ़ोन नंबर मेरे जो इनपुट टैग था उसका जो ID था, मतलब जो उसमें नेम दे रखा था मैंने, उसके इक्वल में आ रहा है। मतलब ये मेरा पैरामीटर हो गया एक, ये URL है, ठीक है। URL को आप हम अगली वीडियो में, किसी अगली वीडियो में देखेंगे, बट इस तरह से हम URL फॉर्मेशन होती है। ओके, अब हमारा जो है वो है फॉर्म टैग हो गया, इनपुट टैग हो गया। इनपुट से हम इनपुट दे सकते हैं, फॉर्म से हम पूरे फॉर्म को जो भी इनपुट है हमारा उसको भेज सकते हैं। इस पर हम फिल्टर्स लगाते हैं, लेकिन वो फिल्टर्स जो है वो बैकएंड में लगे होते हैं। अगला है कस्टम टैग्स। बेसिकली कस्टम टैग क्या होता है कि आप जो है अपने वेब पेज को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना चाहते हो, वो तो आप करते ही हो बेसिकली, बट आप HTML के अंदर जो टैग्स हैं वो भी अपने हिसाब से बनाना चाह रहे हो, उसमें फंक्शनैलिटी ऐड करना चाह रहे हो। मान लो आप बटन बनाते हो कोई, ठीक है, आप चाहते हो कि नॉर्मल बटन ना बने, मेरा जो बटन बने, जैसे मैं बटन टैग का यूज़ करूँ, मेरा जो बटन बने वो बटन के फीचर्स तो ले, लेकिन साथ ही साथ जो मैं बताऊँ वो फीचर्स भी ले। मान लो कि आप कोई बटन बनाते हो, बटन टैग का इस्तेमाल करते हैं बटन बनाने के लिए, ठीक है। आप बटन बनाते हो, टाइप लिख दो बटन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ भी बटन, हेलो बटन, ठीक है, हेलो नाम से बटन बना दिया। तो यहाँ देखिए आपका, अगर मैं यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हेलो बटन आना चाहिए था, सेव नहीं कर लगता है, यहाँ पे हेलो बटन आ गया है, ठीक है। तो आप चाहते हो कि इस तरह का बटन तो आए, मतलब इस तरह के फीचर्स तो बटन में आए कि वो दब सके, बट साथ ही बटन रेड कलर का हो, और इसमें क्या हो कि इसको दबाते ही ये है ना ब्लू कलर का हो जाए, ठीक है। या कह लो जैसे इसको दबाएं हम कुछ नई विंडो खुल के आ जाए, कुछ ऐसा टैग आप ऐड करना चाह रहे हो आप, तो उसके लिए आप कस्टम टैग का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। उसके लिए मान लो आप अपना अपने बटन का नाम W बटन रखते हो, तो W डैश ज़रूरी होता है उसमें, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि आपको कौन सा बटन लगाना है, उसके अंदर क्या होने वाला है, जो भी आप लिखना चाहें। लेकिन इस बटन को आपको डिफ़ाइन भी करना पड़ेगा। किस में डिफ़ाइन करना पड़ेगा? जावास्क्रिप्ट में डिफ़ाइन करना पड़ेगा।
तो इस तरह से कस्टम टैग हम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसकी फंक्शनैलिटीज़ जो है वो जावास्क्रिप्ट में ऐड होती हैं, तो वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा किस तरह से ऐड करते हैं। पर ये जो है बटन टैग, इस तरह से हम अपने नए कस्टम टैग्स बना सकते हैं। ये भी आपके यूज़ आते हैं अटैक्स परफॉर्म करने में, जब फिल्टर बाईपास करना होता है ना, तो हम इन कस्टम टैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है आई फ्रेम टैग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टैग है किसी भी विंडो में किसी दूसरी विंडो को दिखाने के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पे आई फ्रेम टैग बना देता हूँ एक, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे जो डॉक्यूमेंट बनाया है मैंने जो इसमें पेज बनाया है उसमें कोई न्यूज़ दिखे। चलो मैं न्यूज़ सर्च कर लेता हूँ एक, ठीक है, न्यूज़ सर्च कर लेता हूँ तो न्यूज़ यहाँ पे आएगी, और मैं चाहता हूँ कि कोई न्यूज़ इस पे दिखे पेज पे, तो मैं यहाँ पे एक अलग से एक फ्रेम बना दूँगा जो कि पूरा HTML पेज कवर करेगा, जिसमें पूरा HTML टैग से स्टार्टिंग से लेकर अंदर तक की चीज़ें होंगी, पर ये उस पेज के अंदर ही होगी जो हमने बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैं जैसे मान लो यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाता हूँ, तो हमारी वेबसाइट खुल चुकी है, और इस वाले जो URL को है, मतलब इस पेज को मैं क्या करना चाहता हूँ, अपने वेबसाइट में शो करना चाहता हूँ। तो अगर ये पेज हमें अलाउ करेगा कि हाँ तुम कर सकते हो मुझे अपनी वेबसाइट में शो, तो मैं कर दूंगा इसको, वेबसाइट को आई फ्रेम की मदद से। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे आई फ्रेम टैग, और आई फ्रेम के अंदर देंगे हम SRC, मतलब सोर्स क्या होगा हमारा, और सोर्स में हम क्या लिख देंगे, ये पूरा पेज का URL लिख देंगे। यहाँ से हम URL को कॉपी करेंगे और इस URL को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है, ये चीज़ होगी। अब इसको हम क्या करेंगे कि बताएंगे कि किस विड्थ और किस हाइट, और इसको मैं विड्थ सेट कर दूंगा। तो विड्थ मेरे पास मान लो मैं 800 पिक्सल्स लेना चाहता हूँ, तो और हाइट जो है मेरे पास, वो मेरे पास होनी चाहिए, वो भी मेरे पास 800 पिक्सल्स का कर दो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इस फ्रेम को बना दिया एक। तो अब देखते हैं, इसका इंस्पेक्ट करके भी देखेंगे। यहाँ पे देखते हैं, तो मेरे पास एक फ्रेम बन चुका है, बट ये जो फ्रेम है हमारे पास, इसमें कुछ शो नहीं कर रहा है ये, लेकिन क्योंकि नेट स्लो था, ठीक है। और ये हमारा पूरा पेज इसमें लोड कर दिया है इसने पूरा का पूरा, कि किस तरह से हमारा पेज दिखना है। अब मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, इसकी मतलब इसका सोर्स कोड देखता हूँ किस तरह का सोर्स कोड बना है आई फ्रेम की मदद से। तो देखो यहाँ पे बॉडी टैग में इसका सोर्स कोड आएगा। यहाँ पे देखिए आई फ्रेम टैग बन गया। आई फ्रेम के अंदर क्या बना है, डॉक्यूमेंट बना है पूरा एक, मतलब ये जो चीज़ होती है ना, ये हमारा ये पूरा डॉक्यूमेंट होता है एक, ठीक है। मतलब एक और डॉक्यूमेंट इसके अंदर बन चुका है। मतलब देखिए, आप देख सकते हैं HTML टैग नए बन चुके हैं। यहाँ पे भी हमने HTML टैग इस्तेमाल करे थे, लेकिन यहाँ पे भी एक और HTML टैग बन चुके हैं। मतलब इस पेज के अंदर भी एक पेज आ चुका है आई फ्रेम की मदद से। और यहाँ देखिए स्क्रिप्ट्स बन चुकी हैं, और हेडर बॉडी जितने भी सारी चीज़ें हैं, वो सारा पूरा कंटेंट जो है पेज का, जो इस पेज में जो जितनी स्क्रिप्टिंग करी गई थी, जितना HTML लिखा गया था, वो सारा हमारी वेबसाइट में क्या हो चुका है, एम्बेड हो चुका है, अंदर आ चुका है। स्क्रिप्ट हमने जितनी यूज़ करी थी, CSS जितनी यूज़ करी थी, HTML जितना यूज़ करा था, जितने टैग्स थे, सब इसमें एम्बेड हो चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थी किस तरह से हम आई फ्रेम का यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ टैग्स थे जो मैंने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करे, लेकिन इससे भी काफ़ी ज़्यादा टैग्स हैं हमारे HTML में, और जिसकी वजह से हम इतनी अच्छी अच्छी वेबसाइट्स बना पा रहे हैं, और जावास्क्रिप्ट की मदद से भी हम चीज़ों को कवर पा रहे हैं। बट अपन को जितना बेसिक्स चाहिए था उतना ही मैंने इसमें समझाने की कोशिश करी है। वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।